नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग भूगोल का अध्याय 3 जल संसाधन पढ़ रहे थे। हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ लिया। आज हमारा फाइनल लेक्चर है, दैट इज द लेक्चर नंबर 3 और वीडियो नंबर 3। तो हम लोग बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वर्षा जल संग्रहण। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि भैया कितना पानी हमारे पास है, कितना है लवणीय है, कितना अलवणीय है, कितना हमें यूज करना है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है। जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी है उनका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक ही है, स्टोरेज। आपको संग्रहण करना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और पानी देखो, पानी कहां से आएगा, वर्षा से आएगा। क्योंकि हमने लास्ट के वीडियो में जाना है कि क्या होता है, जल नवीनीकरण है। नवीकरण है वो नवीकृत होता रहता है, बार बार में नवीकृत होता रहता है। जो प्रोसेस था वो भी मैंने आपको समझाया था। तो उसी प्रकार से हमें क्या है, बार बार वर्षा होती है और उसी जल को संग्रहण कर करके, इकट्ठा कर करके हमें हमारे घरेलू उपयोग में से लेना चाहिए। तभी जाकर के जो कमी है, जो जल दुर्लभता है, वो खत्म हो पाएगी, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। देखो, पुराने समय के जो लोग हैं, जो प्राचीन समय के जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, शायद प्रौद्योगिकी नहीं होगी, पर एक ना डेडिकेशन था कि नहीं यार, हमें पानी को बचाना है, हमें पानी को सेव करना है, ठीक है। तो उसलिए क्या है, उनको नॉलेज था कि किस प्रकार से हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार जितनी उनको आवश्यकता थी, उनको लग रहा था इतना पानी हम लोग इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा आने वाले इस समय तक। उस अनुसार वो वर्षा जल, जो बारिश हो रही है उसके पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। भौम जल, जो भूमि में पानी है उसको भी इकट्ठा होने दे रहे, उसको खराब नहीं कर रहे हैं। नदी जल, नदी जल में क्या कर रहा है, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, इसका क्या कर रहा है, यहां से पानी की जो धारा है उसको चेंज कर दिया, यहां से पानी की धारा को बदल दिया और अपने खेतों तक से जोड़ दिया। तो नदी जल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाढ़ जल, अगर बहुत ज्यादा बारिश, अगर बाढ़ आ गई है, उस पानी को भी इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब क्या है, पूरी पूरी कोशिश है कैसे भी कर करके क्या होना चाहिए, पानी इकट्ठा होना चाहिए। तो हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से क्या है, पानी को इकट्ठा करा गया और उन्हें अलग अलग नाम दिए गए। तो हर जगह के हिसाब से क्या है, कुछ अलग नाम है। गुल अथवा कुल, ये गुल अथवा कुल आपको कहां पे देखने को मिलेगा, जो हिली एरियाज है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। तो हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाका में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुल है जो मुख्यतः क्या होता है, जो हिमालय है, पश्चिमी हिमालय, उस दिशा में आपको देखने को मिलेगा। और वहां पर हो क्या रहा है, देखो ये जितने भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक तरीके से टैंक ही है, ठीक है, टैंक है और उसमें स्टोरेज करा जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, हिली एरियाज वाले में, पहाड़ी इलाकों में क्या हो रहा है, जो नदी है, नदियां बह रही है, हिमालय से बहुत सी नदियां बह रही है, तो उसकी क्या है, धारा बदल दी जाती है और उस धारा को क्या है, उस धारा से जो पानी आ रहा है उसका इस्तेमाल करने के लिए क्या है, अपने इस्तेमाल कर लेते हैं, खेती में इस्तेमाल कर लेते हैं, घरेलू उपयोग में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहुत सी जगह उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गुल अथवा कुल। छत वर्षा जल संग्रहण, अब क्या कर रहा है, वर्षा जल संग्रहण। ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, रेन वाटर को इकट्ठा करा जा रहा है। पर कहां पे करा जा रहा है, छत पे करा जा रहा है। छत पे क्या करा है, बड़े बड़े टंकियां, बड़े बड़े टैंक बना दिए गए और उससे जब भी बारिश होती है उन टैंकों को खोल दिया जाता है, उसमें पानी गिर जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको बाद में इस्तेमाल कर लिया जाता है। गड्ढे बनाए जाते हैं, तो गड्ढे तो भैया, गड्ढे भारत में रहकर भी अगर आप गड्ढे नहीं जानते हो तो कुछ भी नहीं जानते हो। आप सड़क पर जाओगे तो गड्ढे मिलेंगे, आप कहीं जाओगे और बारिश अगर 3 दिन लगातार बारिश हो जाती है, हमारे सड़कों के गड्ढे तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। सरकार को सोचना चाहिए। देखो, सरकार इसीलिए गड्ढे छोड़ रही है कि हम क्या कर सके, वर्षा जल संग्रहण कर सके। गड्ढे बढ़ जाएंगे तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे ना पानी में। तो गड्ढे है ना, गड्ढे बेकार नहीं है, ठीक है। और वो एक एडवर्टाइज भी आता है कि दाग अच्छे हैं। तो गड्ढे जब होते हैं बारिश में तो उनसे पानी उछलता है, तो वो दाग अच्छे हैं, ठीक है। तो गड्ढे बनाए जाते हैं, तो गड्ढे बना रहे हैं लोग, उससे क्या हो, पानी इकट्ठा कर सके। खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़, ये खादीन और जोहड़ कहाँ का है, ये है भैया, पधारो हमारे देश राजस्थान का। राजस्थान, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में हर राज्य की, हर जगह की जो संस्कृति है ना, वो बिल्कुल अलग है और हर जगह की संस्कृति हमारे लिए विरासत है। तो राजस्थान की संस्कृति अपनी है। तो खादीन तो क्या है, राजस्थान का एक पश्चिमी जिला है, जैसलमेर, वहां पे बोला जाता है। बाकी दूसरी जगहों में जोहड़ बोला जाता है। मैं सबके भी आपको फोटो इमेजेस दिखाऊंगा, ये सब क्या चीजें हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये आपको एक कुल दिखाया गया है। मैंने बोला ना, सब में क्या करा गया, बड़े बड़े टैंक या बड़े बड़े
कुएं खोद दिए गए जिससे वहां पानी इकट्ठा हो सके। ये आपको क्या दिखाया गया, कुल है। ये है टांका। टांका है या टैंक, जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, टैंक अथवा टांका। टैंक अथवा टांका है, टैंक आज हमारे घरों में भी होता है, सबके घरों में टैंक है। तो ये टैंक है अथवा टांका। देखो यहां पर इन्होंने क्या है, गोल गोल पूरा टैंक बना दिया, उसके ऊपर क्या करा है, कवर करने के लिए एक ढक्कन लगा दिया गया है जिससे कि वो कवर हो जाए, और जब भी बारिश आएगी उसे खोल दिया जाएगा, उसमें बारिश का पानी गिर जाएगा और वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ये टांका या टैंक है। ये देखो, ये है भैया राजस्थान के जोहड़। राजस्थान के जोहड़ क्या, एक बहुत बड़ा तालाब के रूप में होता है, वहां पे उसको खोद दिया जाता है, और जब वो खोद दिया जाता है तो वहां पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, और बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर सूख जाता है, फिर वो खाली रहता है, फिर पानी भर जाता है, फिर वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जोहड़ है, राजस्थान के जोहड़ है, ये भी जोहड़ है राजस्थान के। जहां पे क्या है, मतलब एक छोटे तालाब के रूप में आप कह सकते हो कि जोहड़ क्या है, राजस्थान में जो छोटे तालाब हैं उनको क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। ये क्या है, पानी को संग्रहित करने का, इकट्ठा करने का एक तरीका है। ये देखो, छत वर्षा जल संग्रहण अंकल और आंटी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो छत से पानी गिर रहा है ना उसको बकेट में इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है गजब, सच में मौज कर दी इन लोगों ने, ऐसा काम कर करके, मतलब एक एक बूंद की इंपॉर्टेंस है, एक बूंद भी नीचे नहीं जाने दे रहे। बिल्कुल ऐसा ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए हम लोगों में, तभी जाकर के पानी को इकट्ठा कर पाएंगे। तो अंकल आंटी को सल्यूट तो बनता है यार, सब सल्यूट करना, ठीक है। ये है कुआं। तो कुआं तो अगर आप कभी गांव में रहे हो, आप गांव में कभी जाते हो तो आपने देखा होगा, अब तो कुएं भी खत्म होते जा रहे हैं दिन पे दिन, नहीं तो पहले कुएं में बहुत पानी होता था। ये कुआं है। तो कुआं भी क्या है, बहुत बड़ा, बहुत गहरा खड्डा खोद दिया जाता है। वो गहरा खड्डा जब खोद दिया जाता है फिर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी खींच करके हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, भौम जल स्तर भी बना रहता है, क्योंकि नीचे जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, तो जमीन में क्या होता है, खूब पानी होता है, तो जमीन में पानी जाता रहता है, जो भौमजल स्तर भी इनके इस्तेमाल आ सकता है। तो छत वर्षा जल संग्रहण कुआं, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जा रहा है। अब पीवीसी पाइप क्या होते हैं, जो प्लास्टिक के जो पाइप्स आते हैं, जो आप लोगों ने देखे होंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी जब कनेक्शन करवाते हैं तब भी होता है, प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो भी पाइप लेकर के आता है, प्लास्टिक वाले लेकर हम लोग कनेक्शन करवा रहे हैं, तो पीवीसी पाइप वो होते हैं। उनसे क्या करा जा रहा है, छत का वर्षा जल एकत्रित किया जा रहा है। जो भी छत पे वर्षा जल एकत्रित हुआ है उसको इकट्ठा कर करके हम इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन फिल्टर किया जाता है। तो रेत मतलब मिट्टी, और ईंट, इनका प्रयोग करके क्या है, उसको छनन किया जाता है, उनका फिल्टर किया जाता है जिससे कि वो सही हो जाए। भूमिगत पाइप के द्वारा जल होज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता हो। भूमिगत पाइप से, ये क्या है, एक भूमि में बिल्कुल अंडरग्राउंड क्या है, पाइप जोड़ दिया गया, उस पाइप के द्वारा जल होज तक ले जाया जाता है। होज मतलब एक तरीके का टैंक है, हमने पढ़ा था ना, इल्तुतमिश ने श्री फोर्ट के पास में होज बनवाया था। तो होज क्या है, एक तरीके का टैंक है, वहां तक ले जाया जाता है और फिर से तुरंत प्रयोग में कर लिया जाता है, फिर उसका फटाफट यूज ले लिया जाता है। होज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। अब देखो सिस्टम क्या करा है इन्होंने, भैया ये छत है, ये छत है, इस पानी को जोड़ने के लिए क्या है, एक अंडरग्राउंड भूमिगत पाइप डाल दिया गया। उस भूमिगत पाइप से क्या करा, होज तक ले गए। तो होज मान लो एक हमारे पास टैंक है, अब इस टैंक में तो जो पानी हम लोग डाल रहे हैं वो हैंड टू हैंड हम लोग अभी जल्द से जल्द जितना जल्दी होगा उसका प्रयोग ले लेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है, ये एक्स्ट्रा पानी कहां पहुंच जाएगा, ये एक्स्ट्रा पानी पहुंचा देंगे हम लोग कुआं, जो कुएं हैं वहां पे पहुंचा देंगे। तो जब कुएं में पानी पहुंचेगा, एक तो वो हमारे फ्यूचर के लिए इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरा कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जमीन में खोद के हमने बनाया है, तो वो भौम जल स्तर को भी बढ़ाता रहेगा, जिससे हम आगे जाकर के भविष्य में भौम जल स्तर की या जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी कमी कभी भी नहीं होगी। कुएं का जल भूमिगत जल का पूर्ण भरण करता है। देखो कुएं का जल भूमिगत, जो भूमि के अंदर जल है उसका पूर्ण भरण करता है, वापस उसको भरता है, क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी में क्या है, थोड़ा पानी वो सोखती रहेगी, सोखती रहेगी, सोखती रहेगी। जब पानी वो एब्जॉर्ब करती रहेगी तो जो भूमि के अंदर जो पानी है वो और भी थोड़ा उसका लेवल बढ़ता जाएगा, ग्राउंड वाटर बढ़ता जाएगा, भौम जल स्तर बढ़ता जाएगा। ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी की ही इमेज है। ये जैसे छत पे बारिश इकट्ठा हो गई, बारिश आई, छत पे पानी इकट्ठा हो गया, इससे क्या करा गया, एक अंडरग्राउंड, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, एक अंडरग्राउंड पाइप जोड़ दिया गया। ये पाइप यहाँ पे जोड़ करके क्या करा गया, यहाँ पे क्या कर दी, जैसे मान लो ईंटें लगा दी, ईंटें लगा दी तो क्या होगा, जो पानी है ना वो पानी निकलता जाएगा, जो बड़े बड़े कंकर है या और है वो अटक जाएंगे, क्योंकि ईंट, जैसे मान लो ये ईंट है, यहां से पानी का बहाव बहता हुआ आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो है, ये जो हमने पाइप डाला है उसका मुंह है,
जो मेन माउथ है जहां से पानी निकलेगा वो है। जब इस माउथ को क्या करा, इस ईंट ने कंट्रोल कर लिया। अब इस ईंट में से क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी जो नीचे से है, पानी रस रस कर जो धीरे धीरे पानी निकल के आ जाएगा, और जो कंकर है या और कुछ है वो सब क्या है, हट जाएंगे, वो यहीं रुक जाएंगे और पानी बह बह करके वहां तक पहुंच जाएगा। ये यहां तक पहुंच गया तो ये हमने क्या कर रखा है, एक हौज सा बना रखा है, ठीक है, एक छोटा सा टैंक सा बना रखा है, यहाँ पर पानी आ गया। अब इसके बाद हम इसको कुएं तक भी पाइप के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो मतलब लोगों ने किस प्रकार से जल को संग्रहित करने की कोशिश करी है, ये सच में बहुत काबिले तारीफ बात है कि लोग इस प्रकार की कोशिशें भी हमारे देश में कर रहे हैं। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। तो जो जल हमने क्या है कुएं तक पहुंचाया है, उस जल का हम भविष्य में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग संसाधनों में पढ़ चुके हैं कि भाई संसाधन एवं विकास के चैप्टर में कि हमें जरूरत है कि संसाधन अगर राष्ट्र का विकास करते हैं, संसाधन देश का विकास करते हैं, संसाधन हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यह भी जरूरी है कि हम भी संसाधनों का विकास करें। संसाधनों के लिए हमें नियोजन करने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है। ये प्लानिंग के ही तो पार्ट है, एक दिन की प्रक्रिया थोड़ी है ये बिल्कुल प्लानिंग के द्वारा ये सारे काम करे हुए हैं। वर्षा जल अथवा पालर पानी, देखो अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर पालर पानी या वर्षा जल एक ही बात है। देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बोला जाता है, कहीं वर्षा जल बोल देते हैं, कहीं पालर पानी बोल देते हैं, ठीक है, कहीं बारिश का पानी बोल देते हैं, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। तो वो ये नाम है इनके, आपको इतना कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं एक रोचक तथ्य पे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है उसको जानते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, ठीक है। मेघालय हमारे क्या है, देश का एक राज्य है, जैसा कि आपको इस मैप में नजर भी आ रहा होगा कि मेघालय, ये जो यहाँ पे रेड एरिया में दिखाया गया है, ये मेघालय, ठीक है, ये क्या है, मेघालय। तो मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, वहां की राजधानी है शिलोंग, वहां पे छत वर्षा जल, मतलब छत पे क्या करना है, वर्षा जल को संग्रहित करना है, यह प्रचलित है, फेमस है वहां पे। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये क्या है, रोचक इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम ये वो जगह है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है। शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ये दोनों जगह कहाँ है, 55 किलोमीटर शिलोंग से दूर है। शिलोंग क्या है, मेघालय की राजधानी है, और ये शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। मतलब फिर भी इनके क्या है, वहां पे जो पीने के पानी है उसकी बहुत कमी है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है, इसलिए क्या करा, सभी ने अपने छतों पे जो वर्षा जल है उसको संग्रहण करने का, उसको इकट्ठा करने का तरीका अपना लिया। और तरीका कैसे अपनाया वो देखो। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15-25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही हो जाती है। मतलब अगर हमें जितना भी जल चाहिए जो घर के इस्तेमाल के लिए चाहिए, घरेलू उपयोग के लिए चाहिए, उसका 15 से 25% तक का काम क्या हो जाता है, इसी से हो जाता है। किससे, जो छत पर हम लोग वर्षा जल संग्रहित कर रहे हैं, जो छत का जो पानी हम इकट्ठा कर रहे हैं उसी से हो जाता है। ये देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा है, एक छतों से क्या कर दिया, एक बहुत बड़े पाइप को जोड़ दिया है, बहुत बड़े पाइप को क्या है यहाँ पे जोड़ दिया है, और यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, टैंक बना दिए या थोड़े से कुएं बना दिए, टंकियां रख दो, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो, पानी इकट्ठा हो जाएगा वहां। अब आ जाते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, बांस क्या होता है, बांस को इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं, और आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बैम्बू है, ये बांस है, ये बहुत मजबूत आते हैं, अच्छी क्वालिटी इनकी होती है बैम्बू। और जो हम लोग घरों में अगरबत्ती करते हैं, इंसेंस स्टिक जिन्हें कहा जाता है, तो इंसेंस स्टिक के पीछे, अगरबत्ती के पीछे जो पकड़ने का वो रहता है ना, वो बैम्बू का ही बना हुआ होता है, वो बांस का ही बना हुआ होता है। तो इसलिए ये बांस बहुत यूजफुल हमारे लिए होता है। अब इसी से क्या करा जा रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली करी जा रही है। सिंचाई का मतलब आप लोग समझते हो इरिगेशन होता है, ड्रिप मतलब थोड़ी बूंदों में बूंद 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 बूंद, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं उसके ड्रिप चढ़वा करके हम लोग आए। ड्रिप चढ़वाने का मतलब ग्लूकोज चढ़वा करके आए। और ड्रिप जब वो चढ़ाते हैं, डॉक्टर चढ़ाती है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या करती है, इंजेक्शन सा लगा देगी, और वो धीरे धीरे, अब इंजेक्शन लगा दिया, लेटा दिया हमें, फिर उसके ग्लूकोज की तरफ देखते रहो, टक टक टप, एक एक बूंद गिरती रहती है। तो ड्रिप है, एक एक ड्रिप, एक एक जो ड्रॉप है वो गिरती रहेगी, एक एक बूंद गिरती रहेगी। तो यहाँ पर भी क्या है, बांस से, बैम्बू से क्या करना है, एक एक ड्रिप, एक एक बूंद घेर घेर करके हमें क्या करना है, इरिगेशन करना है, सिंचाई करना है। ये ऐसी प्रणाली है, ऐसा सिस्टम है, इसके बारे में जानना है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल के बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। 200 वर्ष, सोचो हमारी कितनी पीढ़ियां निकल गई 200 वर्ष में। 200 वर्ष पहले से ये विधि इस्तेमाल करी जा रही है। कहां पर, मेघालय में ही करी जा रही है। तो मेघालय में जो नदी है और झरना है उसके पानी का इस्तेमाल कैसे करा जा रहा है, देखो आप एक बार प्रैक्टिकली समझो। ये जो चीज आपको बांस का जो पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ देखो कितना मोटा है,
कितना अच्छा खासा कितना मोटा पेड़ है ये। अब ये जो पेड़ इतना अच्छा खासा मोटा है तो ये क्या करते हैं, इस पेड़ को कि जो है उसको काट लेंगे, और जब काट लेंगे, जैसे मान लो ये पेड़ है तो इसको बीच में से कट कर लेंगे। जब बीच में से बिल्कुल कट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एक ऐसा बन जाएगा, ऐसा शेप बन जाएगा। जब ये ऐसा शेप बन जाएगा तो इस पर आराम से इसको ढलान की तरफ लगाते हैं, ऐसे झुका करके लगाते हैं, और यहाँ से आराम से पानी बहता हुआ नीचे चला जाता है। अब कैसे है आप और भी इससे समझिए। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। तो भाई जहां से आप कनेक्शन कर रहे हो, किसका, बांस का, मतलब यहां पे पीवीसी पाइप की जरूरत नहीं, प्लास्टिक के पाइप की जरूरत है ही नहीं आपको। हम बांस का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकृति की देन से प्रकृति को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो तो जो बांस है उससे क्या करा हमने, ऐसा पाइप सा बना लिया, बिल्कुल ऐसा बना लिया। अब उसमें क्या बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए। आप देखो इसकी कितनी जो ब्रांच है वो कितनी मोटी है, शाखा है इसकी कितनी मोटी है। तो जब उसकी शाखा इतनी मोटी तो वो बहुत अच्छा इस तरीके से फॉर्म बना लेता है, और उसमें पानी बहता बहता बहुत, कितना पानी बोला, 18 से 20 लीटर तक पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, और धीरे 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 सैकड़ों दूर तक आप उसे ले जा सकते हो। जहां तक आप बांस का क्या करोगे, सिस्टम वहां पर बिछाओगे, वो हो जाएगा। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। अब क्या करा जाएगा, देखो आगे जब तक वो पौधे तक पहुंचेगा तो स्पीड थोड़ी कम होती जाती है, और हर पौधे पे क्या है 20-20 80-80 बूंद डाल दी जाती है। तो बिल्कुल छोटे छोटे एक एक बूंद, एक एक ड्रॉप क्या है पौधों पे डलती रहती है। तो 20 से 80 बूंद प्रति मिनट, मतलब देखो हर मिनट में 20 से 80 के बीच में भी बूंदें गिरेगी, ड्रॉप गिरेगी। तो वो क्या है, जो बूंद गिर रही है यही तो ड्रिप है, यही तो ड्रॉप है, कि एक एक ड्रॉप गिर गिर करके। और देखो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि खेती के लिए है ना, जो तेज बारिश होती है ना वो कभी यूजफुल नहीं होती, कभी भी तेज बारिश यूजफुल नहीं होगी। खेती के लिए सिर्फ जो बूंदाबांदी होती है, रिमझिम जिसे हम लोग कहते हैं कि हाँ रिमझिम बरसा पानी, तो वो रिमझिम जो बरसता है ना पानी, वही यूजफुल है। तो एक एक ड्रॉप, एक एक जो बूंद होती है ना, वही यूजफुल है। जैसे कि अगर डॉक्टर को मैं बोलूँ, डॉक्टर आपने मेरे जो ग्लूकोज उठाया इसकी स्पीड बिल्कुल तेज कर दो, जाने दो तेजी से स्पीड में, जाना है तो भाई धीरे धीरे भी जा रहा है तो शरीर में जा रहा है, और तेजी से भी जाएगा तो शरीर में जाएगा, तेज ही कर दो ना फिर, नहीं, वो बोलेगा तेजी से जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी क्या होता है, पानी धीरे धीरे एक एक बूंद जब उन पर डलती है वो बिल्कुल जड़ तक जाता है, तभी इस्तेमाल होता है। यही हमारा आज का मोटिवेशन है कि कोई भी चीज का है ना शॉर्टकट नहीं होता, आप पूरी मेहनत करो, आप छोटे छोटे तरीकों से अपनाओगे ना तो ही आप आगे बढ़ोगे। छोटा छोटा करते जाओ, बड़ा आप खुद बन जाओगे। ठीक है, तो एक एक ड्रॉप, एक एक जो बूंद है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो ये आपका एनसीईआरटी का चित्र है, इसमें जोड़ दिया गया है बांस पाइप को, और यहाँ से क्या है पानी धीरे धीरे पौधों में गिरना शुरू हो जाएगा। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो तमिलनाडु में क्या करा गया है, तमिलनाडु की सरकार ने कानूनी ही बना दिया कि भाई सभी को क्या करना है, छत वर्षा जल संग्रहण करना ही पड़ेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बनाओगे तो आपको क्या है, कानूनी कार्रवाई आप पर होगी, सरकार आप पे कार्रवाई करेगी। जो भी वहां का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत कार्रवाई होगी। ये आपको दिख रहा है तमिलनाडु, हमारे भारत में सबसे निचले वाले हिस्से पे क्या है तमिलनाडु, और ये है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। ओके, अब इसी के साथ क्या है, हमारे जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पर मैंने आज सोचा मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूं। आप लोग बहुत बार कहते हैं सर क्वेश्चन आंसर्स नहीं करा रहे, तो क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग जान लेते हैं, एक एक क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला देखो, ये जो है फर्स्ट जो पॉइंट डाला है ये वैकल्पिक प्रश्न है, मतलब जो एमसीक्यू वाले प्रश्न है, एबस हृदय वाले वो प्रश्न है। तो उसका पहला है, ये आपको पेज नंबर 35 पर मिल जाएंगे। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करें। तो देखो दो चीजों में आपको वर्गीकृत करना है, ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप बनाना है जो जल की कमी से प्रभावित है, और एक अप्रभावित है। तो एक तो जहां पे जल बहुत कम है, और एक जहां पे नहीं है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो वहां तो प्रभावित होगा ही नहीं, अप्रभावित आ जाएगा। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, वर्षा तो बहुत हो रही है पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो वो बराबर हो गया। वो बात क्या होगी, बराबर होगी। भैया मेरी इनकम है वो क्या हुआ, 10,000 रुपये बढ़ गई, पर फैमिली में जो मेंबर है वो भी 10 बढ़ गए, तो भाई बराबर हो गया ना, मामले खत्म हो गया। तो वर्षा तो बहुत हो रही है पर जनसंख्या भी तो बढ़ गई, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, जल की जो कमी है वो प्रभावित होगी। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, तो जो प्रदूषण जहां हो जाएगा तो वहां हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो ये भी प्रभावित में आ जाएगा। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो ये भी भैया प्रभावित में होगा, क्योंकि कम वर्षा हो रही चाहे जनसंख्या कितनी भी हो, पर वर्षा कम है तो हमारे पास पानी की उपलब्धि नहीं।
सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में दिया गया तर्क नहीं है? नहीं है, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जहां पे नहीं है ये सत्य है, ये बातें जब पूछ लेता हूं बहुत ध्यान से आप सवाल को पढ़ा करो। नहीं है लिखा है उसने, तो नहीं है के हिसाब से हमें पढ़ना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है, जहां पे जल की कमी होती है वहीं से क्या होता है, बहुउद्देशीय नदी योजनाएं चलती है। इसने बोला नहीं है, ये तो है, ये बात तो सही है, तो हमारे लिए तो ये गलत हो गया, हटा दो। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल भाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू करती है, बिल्कुल बाढ़ पर काबू करती है, पर अगर बहुउद्देशीय परियोजना जैसे कि बांध है, अगर वहां पर तलछट जमा हो जाता है तो वो नहीं कर पाएगी, पर मुख्य उद्देश्य तो बाढ़ को रोक लेती है, 90% तक रोक लेती है, फिर भी कभी कभार हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए बात सही है, पर हमें इसे मानना नहीं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योगों और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, यह बात भी 100% सही है, तो इसलिए हम इसको गलत कर देते हैं। अब देखो ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, उसने बोला विस्थापन होता है वृहत स्तर पे, मतलब लार्ज स्केल पे विस्थापन होता है। विस्थापन होता है, मैं मना नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट होता है, पर जरूरी नहीं है कि बहुत लार्ज स्केल पे हो। सरकार भी ये जगह देखेगी कि हाँ भाई कम से कम हो, तो ये बात हमारे लिए सही है कि वृहत स्तर पे हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल लार्ज स्केल पे होता है। और देखो हमेशा जहां पे एमसीक्यू आते हैं, अवसद आते हैं ना बच्चों, वहां पे ये बात ध्यान रखा करो, हमें मोस्ट सुटेबल आंसर देना होता है, जो मोस्ट सुटेबल, जो बिल्कुल से जुड़ा हुआ है। अब ये जो तीन बातें ना, ये तीन बातें 100% सही है। जल विद्युत उत्पन्न कर रही है, बाढ़ में काबू ला रही है, जल की कमी को दूर कर रही है, ये बातें 100% सही है, पर इसमें वृहत स्तर पे करना, लार्ज स्केल पे करना, ये पॉसिबल नहीं है। विस्थापन होता है, बिल्कुल होता है, तो हमारे लिए जो आंसर सही है वो ग है। यहां कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानो और दोबारा लिखे, तो ये भी आपको पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा, देखते हैं। शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। कहां से सही उपयोग में मदद कहां से करेगा, जब शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो तो बिल्कुल खत्म ही कर देगा जल को, तो इसलिए क्या है, ये गलत वक्तव्य है, इसको सही करना है। शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, समस्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये क्या बोल रहा है, वो सही उपयोग कर रहे हैं, शहर वाले नहीं कर रहे भी। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक भाव और तलछट भाव प्रभावित नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है, प्रभावित होता है, तलछट जमा होता है वहां पे, जिससे बाढ़ आने के भी संकेत होते हैं हमारे पास। नदियों पर बांध बनाने और उनका भाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक भाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट भाव कम हो जाता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने में परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। तो जो साबरमती है, जो साबरमती नदी है, जो हम बापू के लिए भी कहते हैं कि साबरमती के तट पे तूने कर दिया कमाल, तो साबरमती के जो तट पे है बापू की बात हुई है, तो साबरमती जो नदी है वहां से जब वो पानी क्या है, शहरों को दिया गया, सूखे के समय में, जब शहरों में सूखा हो गया तो उस समय में क्या हुआ, जो वहां के गांव के लोग हैं उन्होंने, किसानों ने क्या है, बहुत ज्यादा उपद्रव कर दिया, बहुत ज्यादा दंगे कर दिए, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से प्राप्त 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। तो देखो अब क्या हो रहा है, जो इंदिरा गांधी नहर है तो उसमें 12 जो नदी है, 12 नदियों का मतलब होता है जो 12 माह बहती है, हर महीने बहती है। एक होती है 12 नदियां और एक ऐसी होती है जो कुछ जब बारिश होगी तभी भर जाएंगी, नहीं तो नहीं भरेंगी, खाली रहेंगी। तो 12 नदियों से क्या हो रहा है, लोग वर्षा जल संग्रहण को कम करते जा रहे हैं। जरूरत ही क्या है, इंदिरा नहर से पानी हराना, पियो। अब ये जो सवाल है, ये सवाल है आपके कि कम से कम शब्दों में आप क्या है इनका उत्तर लिखें, तो उसका ये पहला नंबर सवाल है, ये भी आपको पेज नंबर 35 पे मिलेंगे। व्याख्या करेगी जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो ये बात तो हम लोग जान चुके हैं कि नवीकरण योग्य संसाधन है, और मैंने आपको पूरा सिस्टम ही बता दिया था किस प्रकार से नवीकृत होता है। अब आप उसे आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए। जल का नवीकरण और पूर्ण भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल नवीकरण योग्य है और जल चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल का नवीकरण सुनिश्चित हो जाता है। तो जल का नवीकरण और पूर्ण भरण, वापस भरना, ये जलीय चक्र द्वारा होता है। तो जलीय चक्र हम लोग पढ़ चुके, वाटर साइकिल के बारे में हमने पढ़ा। सारा जल नवीकरण योग्य है, ठीक है, वापस वो नवीकृत हो जाता है, नया बन जाता है, और जल चक्र में गतिशील रहता है। जल चक्र में क्या होता है, गतिशील रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली बनता रहता है।
जिससे जल का नवीकरण सुनिश्चित होता है। तो वो क्या है, सुनिश्चित होता है कि हाँ भाई इतना तो नवीकरण तो हो ही जाएगा। जलीय चक्र, सूर्य की, देखो अब जलीय चक्र को समझ लेना बहुत अच्छे से। सूर्य की गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होता है, इवोपरेशन होता है, मतलब जहां पे पानी होता है वहां पे सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो उसमें से भाप निकलती है, और वो भाप निकलती है वही क्या है, वाष्पीकरण का प्रोसेस है। जल वाष्प हवा में संघनित होकर बादलों में बदल जाता है। तो जल वाष्प जो भाप उठी थी वो क्या होता है, हवा में संघनित इकट्ठा हो जाती है और बादलों में परिवर्तित हो जाती है। यह संघनित जल वाष्प वर्षा अथवा बर्फ के रूप में धरती पर गिरता है। तो अब क्या होता है कि जब ये जल वाष्प ऊपर जाएगा तो बिल्कुल जहां पर ठंडे इलाके हैं वहां पर तो बर्फ के रूप में गिरेगा, जैसे कि कश्मीर हो गया, हिमालय के क्षेत्र हो गए वहां पर, और बाकी क्षेत्र वहां पर वर्षा के रूप में वापस गिरना शुरू हो जाता है। धरती से जल दोबारा सागरों में पहुंचता है और फिर जल का वाष्पीकरण होता है। इस प्रकार जलीय चक्र सदैव गतिशील रहता है। अब ये जल क्या है, धरती से फिर जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है पानी की, वो सागर है। महासागर में, समुद्र में जाकर के वो मिल जाएगा। फिर समुद्र पर सूरज की रोशनी पड़ेगी और फिर सूरज से वापस पानी क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, वो हवा में जाएगा, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी। ये सिस्टम चलता ही रहता है, गतिशील है, कंटिन्यूसली है, इसमें कोई डाउट हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। और ये बात आपने साइंस में पढ़ी भी होगी कि जो जल है ना वो आपको तीनों फॉर्म में देखने को मिलता है। जल जो तीनों फॉर्म कौन कौन सी है, जो सॉलिड होती है, जो ठोस होती है। तो ठोस तो क्या है, बर्फ। ठोस तो क्या है भाई, बर्फ वाली फॉर्म ठोस है। उसके अलावा जो गैस वाली फॉर्म है, तो गैस वाली फॉर्म क्या है, ये वाष्प। जो भाप है वो गैस की फॉर्म है। और उसके अलावा जो लिक्विड होता है, लिक्विड जो तरल है, उसकी फॉर्म में तो जल है। तो तीनों फॉर्म में हमें पानी देखने को मिलता है। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो जल दुर्लभता क्या और उसके मुख्य कारण क्या, वो जानते हैं। मांग की तुलना में जलापूर्ति की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। भाई हम मांग रहे हैं, हमें चाहिए डेली का 100 लीटर पानी चाहिए, पर पानी अभी हमारे पास कितना है, 40 लीटर है। मांग जो डिमांड है ना वो कितने की है, 100 लीटर पानी की है, और सप्लाई कितने की है, 40 लीटर पानी की है। मतलब 60 लीटर पानी की क्या है, कमी है, 60 लीटर पानी हमारे पास कम है। तो मांग की तुलना में, हम जितना मांग रहे हैं उसकी तुलना में अगर जलापूर्ति की कमी है, उसी को जल दुर्लभता कहा जाएगा, पानी की कमी कहा जाएगा। अब इसके कारण क्या क्या है। पहला जो कारण है वो है औद्योगिकरण। उद्योगों को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो उद्योगों को क्या है, जल की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ क्या है, ऊर्जा की भी आवश्यकता है। तो हमने बात करी थी कि 22% जितनी भी ऊर्जा हमारे भारत में है उसका 22% भाग कहां से हो रहा है, जल विद्युत ऊर्जा से हम लोग पैदा कर रहे हैं, जल से कर रहे हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पानी से, तो औद्योगिकरण को पानी की भी जरूरत है और ऊर्जा की भी जरूरत है, और ऊर्जा का जो सोर्स है हमारा वो जल विद्युत है। दूसरा कारण है शहरीकरण। शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या। देखो दोनों बातों में ध्यान रखना, शहरों की बढ़ती संख्या, यहां पे शहर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टाउन सिटीज बढ़ रही है। भाई पहले क्या था, 10 शहर हुआ करते थे, अब 20 है, फिर 200 है, फिर 150 है। शहर भी बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ वहां की जनसंख्या भी बढ़ रही है। जन मतलब जनता, जनता की संख्या भी बढ़ रही है। तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्या और भी गहरी हुई है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की जो डिमांड है जल के लिए वो क्या है, बढ़ती जा रही है। पानी के लिए, संसाधनों के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है, और जो डिमांड बढ़ रही है और तो समस्याएं भी हमारी बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम्स भी हमारी बढ़ती जा रही है। शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों के अंदर जलापूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है। अब क्या करा गया, शहरी आवास समितियां या कॉलोनियां। शहरी आवास समितियां मतलब जो शहरों में आवास देती हैं, जो आपको होम घर प्रोवाइड कराती है, वो समितियां। कॉलोनी में क्या है, नलकूप लगा दिए, हर घर में नल लगा दिया। अब हर घर में नल लगा दिया मतलब पता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मेरे घर में पानी आ जाएगा। जब पानी आ जाएगा तो चिंता है ही नहीं ना भाई। जो चीज हमें बहुत आसानी से मिल रही है उस बात की तो हमें फिक्र ही नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि जो चीज आसानी से मिल रही है उसे भी हमें बचा करके रखना चाहिए। पता नहीं कब ऐसा दौर आ जाए वो खत्म हो जाए। जब हमारे पास सबके घरों में नल लगा दिए तो सब पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, अति शोषण कर रहे हैं। और मैंने उस दिन भी कहा था जब मैं पढ़ा रहा था कि हम मान लो जो 70% वाटर है, इसको मानो कि ये 100% है। इस 100% में से हमारे यूज के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है, अलवणीय पानी है। ये 3% कम नहीं है, 3% पानी कम नहीं है। कमी कहां है, कमी आप में है, कमी हम में है। हम अति शोषण कर रहे हैं। ये अति शोषण ही कारण है कि हमारे क्या जल दुर्लभता हो रही है।
जल की मांग की तुलना में जल की कमी जल दुर्लभता कहलाती है। बात हम जान चुके हैं कि जल की मांग होगी, ये थोड़ी और भी इजी लैंग्वेज में आपके लिए है। फिर आ जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। तो लाभ और हानियों की तुलना हमें करनी है, ये भी पेज नंबर 35 पे। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर दिए गए, पेज नंबर 35 लास्ट जो पेज पे दिए गए उसी ऑर्डर में मैं आपको सारे करा रहा हूं। जलाशयों में तलछट के जमाव के कारण इसके तल छिछले हो जाते हैं, जिससे बाढ़, मृदा अपरदन तथा भू निम्नीकरण जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। देखो तलछट जब जमा हो जाएगा वहां पे, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा, बाढ़ आने के संकट हो जाएंगे, मृदा अपरदन हो जाएगा, भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। इसके कारण भूकंप की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। स्थानीय समुदाय का वर्त स्तर में विस्थापन भी हो सकता है, क्योंकि बाढ़ आने के संकेत है, मतलब क्या होगा, वहां पे विस्थापन करना पड़ेगा। और जब आप बांध बना रहे हो, डैम बना रहे हो, तो उससे भी क्या होगा, विस्थापन तो होगा ही होगा। बांध के निर्माण के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, इसके लिए वनों को काटा जाता है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, वनों को काट रहे हो। जब वनों को काट रहे हो तो वो भी एक भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। इसके कारण कई जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती है तथा वातावरण प्रदूषित होता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या है, सारी हानियां हैं। आप लाभ भी पूछ लेता है अगर आपसे, तो आप लाभ में यही लिखना कि वहां पे क्या हो रहा है, उससे ऊर्जा, क्या हम लोग स्रोत है, मान लीजिए सोर्स है, हम ऊर्जा वहां पैदा कर पा रहे हैं। काफी जगह पे जहां पानी की कमी होती है वहां पानी पहुंचा पाते हैं। हम सिंचाई में, खेती में उसका पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र का विकास होता है, मनोरंजन के लिए होता है, नौचालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है। ये सारे उसके लाभ है। बहुउद्देशीय जो परियोजना है, हमने बहुत से लाभ पढ़े थे। ठीक है, तो बहुत से लाभ, वो सारे के सारे आप लाभ लिख सकते हैं। अब ये वो वाले क्वेश्चन है जिनमें आपको 100 से 120 के वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना होता है। ये भी आपको पेज नंबर 35 पे 35 पे मिल जाएंगे। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जो थोड़े बहुत सूखे क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में किस प्रकार से जल संग्रहित करा जा रहा है, यह आपको बताना है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेर, फ्लोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। तो देखो, भूमिगत टैंक मतलब भूमि को खोद करके हम लोग क्या बना रहे हैं, ऐसे टैंक बना रहे हैं। टैंक और टांका मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार से बनाया जा रहा है। फिर उस पर कवर करने के लिए ढक्कन लगा दिया जाता है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। ठीक है, बड़े कमरे जितना क्या है उसका आकार हो सकता है। फ्लोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका है। तो देख लो, इतने बड़े बड़े टैंक है, टांका लोग क्या है बनवा रहे हैं, जिससे कि वो क्या है, पानी इकट्ठा हो सके। और एक और बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, इसके मतलब नीचे है ना, नीचे लोग क्या है, कमरे भी बना रहे हैं। ये तो क्या हो गया भैया, टैंक हो गया। टैंक बोल लो, टांका बोल लो, जो भी बोलना चाहते हो, तो इधर टैंक हो गया। इसके नीचे कमरे भी लोग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां पे जब पानी इकट्ठा होगा तो ये क्या होगा, ठंडा रहेगा। ये ठंडा रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा, तो ठंडा ठंडा कूल कूल। तो जब इस नीचे कमरे में जाओगे ना, तो ऐसा महसूस होगा हम तो कश्मीर में आ गए। हमें ना एसी की जरूरत है, ना कूलर की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं, प्राकृतिक चीज है। वहां पे बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो गर्मी से, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, पानी है नहीं, तो पानी भी सेव हो रहा है और क्या हो रहा है, हमारा कमरा भी बन गया। ये होता है दिमाग। टांका यहां सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। तो ये सुविकसित छत वर्षा जल का एक मुख्य हिस्सा है और ये मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। आंगन क्या होता है, जैसे ये घर है, यहां पे कमरे बना दिए, यहां पे कमरे बना दिए, यहां पे ये जो वाला हिस्सा है जिसे हम हॉल कहते हैं। आजकल इंग्लिश में हॉल कहने लगे कि मेरे घर का हॉल है, ये हॉल है, तो उसे आंगन कहा करते हैं। राजस्थान में या गांव में उसे आंगन कहा करते हैं कि आंगन में बैठते हैं, आंगन में बात करते हैं। तो आंगन में क्या है, ऐसे टैंक या टांका बना दिए जाते हैं। वे घरों की ढलुआ छतों से पाइप द्वारा जुड़े थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां से इसे एकत्रित किया जाता था। अब क्या करा जा रहा है, जैसे कि मान लो ये टांका है, ये भूमिगत है, ये भूमिगत टांका है। यहां पे मैंने क्या कर रखा है, कमरों की छत बना रखी है। अब इस छत से क्या करा गया, जितना भी पानी है वो इकट्ठा कर लिया गया, पाइप लगा दी गई और इन पाइपों से क्या करा गया, इसमें कनेक्शन कर दिया गया। तो इसमें जब कनेक्शन हो जाएगा तो वो पानी इकट्ठा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और नीचे कमरा तो बना ही रखा हमने, एंजॉय करो। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो परंपरागत वर्षा जल को अगर हम अपनाते हैं तो कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, वो देखना है।
वर्षा जल संग्रहण एक तकनीक है जिसके द्वारा जल का पूर्ण भरण बढ़ाया जा सकता है। यह बेकार पड़े कुएं के माध्यम से कृत्रिम पूर्ण भरण द्वारा किया जा सकता है। तो मतलब क्या है, जो बेकार कुआं पड़ा है उससे वापस उसको भर करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण के दो तरीके हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाया जाता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। वाहिकाएं मतलब ऐसे बना लेते हैं, रास्ता उसका मोड़ देते हैं और क्या है अपने खेतों की तरफ छोड़ देते हैं। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में इन्हें जोहड़ कहा जाता है। तो गड्ढे बना दिए, इससे क्या होगा, मिट्टी को भी पानी मिलता रहेगा और हम तो इसका इस्तेमाल कर ही रहे। अब ये वो सवाल है जो आपके चैप्टर्स के बीच बीच में दिए हुए हैं। तो ये पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा। अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखे। तो देखो भाई, हम हमारे डेली लाइफ में कैसे पानी बचा सकते हैं वो देखना है। हम खर्च तो बहुत करते हैं। जल संरक्षण के प्रति जागरूक लोगों का एक समूह बनाएं तथा पड़ोसियों व दोस्तों को इस समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें। जल संरक्षण का समाज में पर्चे बांटकर या बुलेटिन बोर्ड में नोटिस लगाकर प्रचार करें। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक समूह बनाना है, एक ग्रुप बनाना है अपनी कॉलोनी का। फिर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, दोस्तों को इंस्पायर करो कि भाई हमसे जुड़ जाए। वो जुड़ जाए, उसके बाद क्या करना है, आपको पर्चे बांटने, आप लोगों को पैम्पलेट बनवाने के भाई जल संरक्षण बचाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, और हर घर घर में आपको बांट करके आना चाहिए। बुलेटिन, बड़े बड़े बोर्ड आपको छपवाने चाहिए, जिससे क्या हो, लोगों में इसके प्रति जागरूकता आए। इस बात का ध्यान रखें कि घर के नल से पानी का रिसाव ना हो। जो अब घर का जो नल है उसमें पानी ना गिरता रहे। आप तो गिरने दो, कोई बात नहीं, करवा लेंगे ठीक। अब भी वो एक बार ठीक हो जाएगा तो पानी बहुत बच जाएगा। तो रिसाव हो, जो पानी निकलता हुआ नहीं रहना चाहिए। कई घरों में पानी के पाइपों के रिसाव पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो काफी जो लोग हैं वो सोचते पानी निकल रहा है, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं। मुंह धोते समय या दांत साफ करते समय नल खुला ना छोड़े, बिल्कुल भी ना छोड़े। ये तो हम लोग बहुत गलती करते हैं। मैं तो नहीं करता, आप लोग करते हो ठीक है। तो मुंह धोते समय या दांत साफ करते समय नल बिल्कुल भी खुला ना छोड़े। शौचालय का टैंक रिसाव रहित रखे। तो शौचालय का जो टैंक है तो उसमें भी क्या है, पानी रिसाव रहित, रिसाव नहीं होना चाहिए। मतलब रिसाव मतलब कहीं छेद नहीं होना चाहिए जिससे पानी निकलता रहे, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। शौचालय में व्यर्थ पानी ना बहाए। कार धोते समय बाल्टी में पानी लेकर काम करे, न कि पाइप द्वारा। तो बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लो, और मैं तो कहता हूं बाल्टी भी क्यों, एक कपड़ा ले लो और उस कपड़े को गीला कर लो, कपड़े को गीला कर लो और साफ कर दो, उस गाड़ी को साफ हो जाएगी। क्यों बाल्टी से पानी खराब करते हो। पाइप, इन्होंने पाइप के लिए मना करा, मैं तो बाल्टी के लिए भी मना करता हूं, मत इस्तेमाल करा करो। सब्जियां, दाल व चावल धोने के बाद पानी को नाली में फेंकने के बजाय पेड़ पौधों में या घर का फर्श साफ करने में इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया। सब्जियां या दाल, आप कोई भी चीज धो रहे हो तो उसको क्या है, या तो पेड़ पौधों में डाल दो, और पेड़ पौधों में भी डाल सकते हो, आप फेंको मत उसे नाली में, वेस्ट मत करो। दूसरा सवाल है, ये आपको पेज नंबर 29 पे मिलेगा, 29 पे। परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला, विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। तो परंपरागत तरीकों से जो बांध बनाए जा रहे हैं उसके बारे में पता लगाना, और सिंचाई कैसे हो सकती है। सबसे प्राचीन जल संग्रहण प्रणाली पश्चिम घाट में स्थित नोना घाट, जो कि पुणे से 130 किलोमीटर दूर स्थित से मिलती है। चट्टानों को काट कर टैंकों में जल संग्रहित किया जाता था, जो कि व्यापारी मार्ग से आने जाने वालों के पानी के काम आता था। इस क्षेत्र के प्रत्येक जिले में जल संरक्षण करने हेतु चट्टानों को काटकर बनाए गए तालाब, टैंक अथवा कुएं हैं। तो देखो, सबसे पहले जो प्राचीन जल संग्रह की आपको बताया, नोना घाट। ये नोना घाट कहाँ है, पुणे से 130 किलोमीटर। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो वहां पर क्या करा गया, चट्टानों को काट करके टैंक बनाए गए और पानी को इकट्ठा करा गया। तो उससे क्या हो, जो व्यापारी आ रहे हैं उन व्यापारियों को पानी पीने में बहुत मदद होती थी। तो काफी जगह टैंक और कुएं से चट्टानों को काट करके बनाए गए। प्राचीन समय में पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक मकान में छत जल संग्रहण का तरीका आम था। छतों से जल सीधे भूमिगत टैंकों में एकत्रित किया जाता था। तो पश्चिमी राजस्थान में वहां पे क्या है, प्राचीन समय में वर्षा जो जल संग्रहण है वो आम बात थी। भूमि के नीचे पक्की मिट्टी के पाइप एवं सुरंगे जल को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त की जाती थी। यह विधि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आज भी प्रचलित है। तो भूमि के नीचे पक्की मिट्टी के पाइप बना दी और भूमि के नीचे से उनको पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों द्वारा गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिका नदी की धारा का रास्ता बदल खेतों की सिंचाई के लिए बनाई जा रही है, ये मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, अंतरराज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार करें। यह पेज नंबर 31 पे 31 पे आपको मिलेगा। अंतरराज्यीय जल विवाद, कृष्णा गोदावरी जल विवाद हमने पढ़ा है, कावेरी जल विवाद, रावी व्यास जल विवाद, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आपको आंसर में लिखने हैं। ओके, इसी के साथ जो है आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है और ये वीडियो तो कंप्लीट हो ही गया। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मास्क लगाकर ही आप क्या है कहीं बाहर जाए, और
मास्क जरूरी है बेटा अभी भी, ठीक है। कोरोना गया नहीं है, अभी भी तीसरी लहर की दस्तक देने की कोशिश है उसकी, तो उसको बिल्कुल मत देने दो। जैसे हमने भारत में राष्ट्रवाद में अंग्रेजों को लात मार के बाहर निकाला था ना, तो इसको भी मास्क लगा के वापस कोरोना को भगा दो जहां से भी ये आया है। और अगर आपको इस चैप्टर में, इन वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिए कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार, और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।